तो अभी हम जस्ट लाल किला के सामने हैं, हमारे साथ भाई हैं। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, ठीक है, बीजेपी सपोर्टर कह रहे हैं कि जो कानून लागू हो गया है वो संवैधानिक तरीके से लागू है, उसमें कोई हेरफेर नहीं होगा, हो चुका है। लेकिन जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं या दूसरे सपोर्टर हैं वो कह रहे हैं कि इसमें स्टे लगना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, कानून हमारे देश की लोकसभा और राज्यसभा ने पास किया है। और मामला अभी गया है इसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। तो उसकी जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उसको कोर्ट चेक करेगा। अगर ये वो पाता है कि ठीक है ये वैलिड है तो एज इट इज़ हो जाएगा। और उनको लगता है कि भाई कुछ ना कुछ इसके अंदर टेक्निकल कॉन्स्टिट्यूशन को लेके प्रॉब्लम है, इसमें सुधार की आवश्यकता है या इसको अभी लागू नहीं करना, तो स्टे लग जाएगा। तो इसमें बीजेपी का और दूसरे चीज़ों का नहीं है लेना देना। बात यह है कि जिस कम्युनिटी के लिए बिल पास किया गया था उनके उद्धार के लिए किया गया था। और रात को 12 बजे जब हमारी सदन चल रहे थे तो उस समय ये बताया गया कि वक्फ बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा था, इसलिए हमें ये अमेंडमेंट लाना पड़ा। तो हम कई दिन से जिसके लिए लाया गया तो वो तो उनसे सेटिस्फाइड नहीं है उस कानून से, आप उसे कैसे नहीं, मैं उस चीज़ को देख ही नहीं रहा हूँ। मैं उस चीज़ को देख ही नहीं रहा हूँ जिस दिन से ये बिल पास हुआ है और उससे पहले टीवी में चर्चा का विषय बना। मैं उस दिन से एक ही सवाल ढूंढ रहा हूँ कि अगर इसमें वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार हो रहा था तो सरकार किसकी थी 10 साल से? सरकार राहुल गांधी की तो थी नहीं। तो भ्रष्टाचार की रोकने की जिम्मेवारी किसकी थी? सरकार किसकी थी? नरेंद्र मोदी जी की, बीजेपी की। तो 10 साल तक लगातार भ्रष्टाचार होता रहा और सरकार का पूरा सिस्टम सोता रहा। ऐसे मुसलमानों का हित आप करोगे? अगर मुसलमानों के हित के बोर्ड जो आप बता रहे हो मुसलमानों के हित का है, महिलाओं को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले थे, तो ये 10 साल तक महिलाओं के साथ जो उनके हकों को लूटा जा रहा था, चाहे जो भी थे, मैं तो उनको भ्रष्टाचारी भी नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि किसी को दोष तो आपने दिया नहीं, आरोपी बना के भी जेल नहीं कटवाई है। तो सिस्टम आपका, सब कुछ संसाधन आपके, एसी कमरों में बैठकर भ्रष्टाचार पर भाषण आप देते हो, ईडी को आप बिठाते हो सामने, सीबीआई को आप बिठाते हो और कहते हो भ्रष्टाचार पे मेरी जीरो टॉलरेंस है, भ्रष्टाचार पे मेरे जीरो टॉलरेंस की नीति है, काट देना इसको, भ्रष्टाचार पे मेरी जीरो टॉलरेंस की नीति है। तो भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति है तो भ्रष्टाचार 10 साल से लगातार होता रहा और मोदी जी को पता कैसे नहीं चला? पहला तो सवाल हमारा इस बात को है। दूसरा, जिनके लिए लागू किया गया उस कम्युनिटी को आपने अपने साथ बिठाकर बात करनी चाहिए थी। अभी आप कहते हो कि हमारे को 1 लाख ईमेल आए, सुझाव आए, हमने उसके आधार पे कर दिया। भाई ठीक है, सुझाव लोगों ने ऑनलाइन दे दिए। जो मूल रूप से जिनके पसमानदा मुसलमान हैं या और हमारी कम्युनिटी हैं, बेवा महिलाएं हैं, कितने एनजीओ काम कर रहे हैं, उनके साथ आपने कितने दौर की वार्ता की? नहीं की। अगर की होती तो ये बवाल ही नहीं होता। वो लोग क्या चाह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि पहले भ्रष्टाचार अगर बोर्ड के अंदर कोई करता था तो उसमें 7 साल की सजा का प्रावधान था। आपने उस 7 साल की सजा को घटाकर 2 साल का कर दिया। तो आपने ये बढ़िया कहाँ करा है? तो आपने और कम कर दिया। पहले ये था कि भ्रष्टाचार करता हुआ बोर्ड के अंदर कोई भी मेंबर, कोई भी सीईओ, कोई भी चेयरमैन पकड़ा जाएगा, तो नॉन बेलेबल ऑफेंस था। आपने इसको बेलेबल ऑफेंस कर दिया। तो आपने तो इसको एक तरह से कमजोरी किया, मजबूत कहाँ किया? भाई भ्रष्टाचारी को पकड़ने पे अगर 7 साल की सजा हो रही है तो वो कानून बढ़िया है या 2 साल की सजा हो रही है ये कानून बढ़िया है? ज्यादा सजा वाला कानून बढ़िया है ना। तो ज्यादा सजा वाला कानून आपने कम कर दिया। तो आप कह रहे हो आप छाती पीट रहे हो तो हमारा बहुत बढ़िया था, मुसलमानों के हितों का था। दूसरी बात, आप ये कहते हो कि हमने संविधान का रास्ता खोल दिया। पहले लोगों को ट्रिब्यूनल तक जाना होता था, वो हाई कोर्ट नहीं जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे। तो ये जो 44,000 मुकदमे लंबित पड़े हैं, ये कहाँ पड़े हैं? ये कोर्ट में पड़े हैं, ट्रिब्यूनल में पड़े हैं, बोर्ड में पड़े हैं। स्पष्टीकरण देना चाहिए ना। अगर मुकदमे कोर्ट में लंबित पड़े हैं तो फिर आपने रास्ता कैसे खोल दिया? आपने क्या इसमें नया किया? बात मिलाकर ये है कि इसको स्पष्टता के साथ में समझाने में नाकामयाब रहे बीजेपी वाले। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानून बनाए, आपने उसके सारे फायदे गिनाए, आपने कानून बनाया,
आज आप यूं खड़े होके आप कह रहे हो उंगली उठा उठा कर सदन में लोकसभा में कि ये भारत सरकार का कानून है, सबको मानना पड़ेगा। तो कानून तो कृषि कानून भी भारत सरकार ने बनाए थे, फिर उनको वापस क्यों ले लिया? अगर इतने बढ़िया कानून थे तो बढ़िया कानून तो आपने वापस ले लिए। और इस कानून को कह रहे हो उससे भी बढ़िया कानून है। पहले कानून बनाते हो फिर वापस ले लेते हो, भले ही आप अस्थायी रूप से वापस ले रहे हो। तो बात आपकी जनता समझ चुकी है कि दबाव आ गया तो कानून आपने वापस ले लिया कि हाँ मुझसे गलती हो गई, शायद मेरी तपस्या में कमी रह गई। तपस्या में कमी नहीं रह गई, तपस्या में कमी नहीं रह गई, आप चीज़ों को समझा नहीं पाते हो। अभी आप कह रहे हो कि जैसे सीएए के ऊपर हल्ला काट दिया कि नागरिकता छिन जाएगी, ऐसे ही इसमें भी आप गलत करवा रहे हो आप। तो सीएए के लिए नागरिकता छीनने का कानून नहीं था, उसमें नागरिकता देने का कानून था। तो ये भी तो बताओ कि कुछ जगह पे तो ये लागू किया है ना आपने, तो कितने लोगों को आपने नागरिकता दे दी अभी तक? 20,000, 2 लाख, 5 लाख, आंकड़े भी देते हुए शर्म आ रही है आपको? इतने लोगों को भी नागरिकता नहीं दी है आपने। हो हल्ला इतना काटा सीए के नाम पे, इतना बवाल हुआ पूरे देश के अंदर, शहर के शहर जल गए, लोगों की जिंदगियां कोर्ट में सड़ रही हैं, तिहाड़ जेलों में सड़ रही हैं, और वो कानून से कितने लोगों को नागरिकता मिली आज तक, वो आंकड़े बताने में भी आपको शर्म आ रही है। एक चीज और हुआ है, ईडी ने एक चार्जशीट दाखिल की है नेशनल हेडर केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी और सैम पित्रोदा के खिलाफ। तो आप उसे कैसे देख रहे हो? तो आज क्यों दाखिल करी है? आज क्यों दाखिल करी है? इतनी बिजी थी ईडी? ईडी इतनी बिजी थी क्या? ये नेशनल हेराल्ड केस चल कब से रहा है? तब से अगर ईडी ने 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने केस किया था शायद ये। मोटा मोटा 13 साल हो गए। 14 साल का तो राम जी को भी वनवास हो गया था, और 14 साल बाद वो वापस भी आ गए थे वनवास काट के। तो अगर 13-14 साल पहले ये मुकदमा दायर हो जाता है, चार्जशीट दायर हो जाती, तो अब तक तो केस का फैसला आ गया होता। दोषी होती तो जेल काट रहे होते, निर्दोष होते तो बरी हो जाते। चुनाव आते ही ईडी क्यों जाग जाती है? क्या ईडी का काम चुनावों के टाइम पर? चुनाव अभी है कहाँ? चुनाव कहाँ? बिहार आ गया जी। तो इससे पहले दिल्ली में था, ये पहले कर देते तो आप कहते दिल्ली में, फिर मैं तो कह रहा हूँ लोकसभा से पहले कर देते, को किसने रोका था? ईडी के हाथ किसी ने रोक देते क्या? नहीं रोके थे ना। तो मैं बार बार इसी चीज को बोल रहा हूँ कि जब भी किसी राज्य का या लोकसभा का चुनाव आता है तभी ईडी हमें एक्टिव होती हुई दिखती है। हम तो ईडी से सवाल पूछ रहे हैं कि 365 दिन आपको काम करना होता है, 365 दिन की सैलरी हम आपको देते हैं, 12 महीने की सैलरी देते हैं, छुट्टियां होती है संडे की, उसके भी हम पैसा पूरा देते हैं, आपकी हम 1 रुपए की सैलरी नहीं काटते। होली दिवाली की छुट्टियां होती हैं, आपकी लीव एनकैशमेंट होती है, सारा कुछ सुविधाएं हम आपको देते हैं। तो आप 365 दिन काम करो ना। चलो संडे अपने परिवार के लिए रखो, तो हफ्ते के अंदर 30 दिन होते हैं, 4 दिन छोड़ दो, 26 दिन तो नियम से काम करो यार। रोज छापे मारो, किसने रोका है आपको? बस देखो जहाँ पे चुनाव आ गया आज यहाँ छापा पड़ गया। अरे भाई ये फाइलें आप दबा के क्यों रखते हो? फाइलें बन जाती हैं, फाइलें चलती नहीं है, आगे चुनाव आ गया, एक फाइल सरका दी, विपक्ष की एक फाइल सरका दिया आपने। आपके राहुल गांधी कह रहे थे कि हम बीजेपी आरएसएस को सिर्फ हम ही हराएंगे। गुजरात में कांग्रेस ही हरा सकती है और दूसरा कोई नहीं हरा सकता। नहीं, बात ये है बीजेपी अपने मनोबल से हार रही है। बीजेपी तो वैसे ही हार चुकी है। बीजेपी 400 पार का नारा लेकर चली थी, बीजेपी को जनता ने 240 पर रोक दिया। भारत के लोगों का अब ये कहना है, 140 करोड़ देशवासियों का एक स्वर में ये कहना है कि हमें भारत चाहिए, भाजपा नहीं चाहिए। हमें भारत चाहिए, हमें भाजपा नहीं चाहिए। भाजपा से लोग तंग आ चुके हैं, लोगों के पास खाने तक को नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है, अत्याचार है, महिलाओं की सुरक्षा का कोई इतना ज्यादा प्रावधान नहीं है। हर दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी शहर में ऐसे विभत्स घटनाएं घट रही हैं कि माइक पर बोला भी नहीं जा सकता है, और आप डंका बजाते हो। आप डंका बजाते हो हमारे कानून व्यवस्था, हमारी सरकारों की कानून व्यवस्था, हमारी डबल इंजन की सरकार। अरे काय की डबल इंजन की सरकार आपकी? एक इंजन आपका आगे लगा है, एक इंजन आपका पीछे लगा है। अगर दोनों इंजन एक ही दिशा में लगेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे, तब गाड़ी तेज गति से पटरी पे दौड़ेगी। लेकिन आपके 2 इंजन है, एक इंजन आगे को खींच रहा है, एक इंजन पीछे को खींच रहा है। तो जहाँ पे खड़ी है गाड़ी वहीं के वहाँ खड़ी है, गाड़ी तो चल ही नहीं रही आगे। देखिए
एक चाय वाले के हाथ में जब देश की राज सत्ता दे दी जाती है तो वो पकोड़े बेचने का ही कारोबार बताएगा। चाय वाला पकोड़े बेचने का ही कारोबार बताएगा। वो आपको कोई ऐसा कारोबार नहीं बताएगा जो आपको सुख समृद्धि से लेके आए। आपने पकोड़ों का कारोबार बताया तो बेरोजगार बच्चों ने पकोड़ों का कारोबार करना शुरू कर दिया कि चलिए ठीक है, कुछ तो 4 पैसे घर में आएंगे हमारे। जैसे ही उन्होंने पकोड़े का कारोबार शुरू किया, आपने तेल पे जीएसटी लगा दिया, आपने बेसन पे जीएसटी लगा दिया, आपने लोहे की कढ़ाई पे जीएसटी लगा दिया। यार फिर करेगा क्या आदमी? अब 50 रुपए के 3 पकोड़े आते हैं, क्या खाएगा आदमी? खाएगा नहीं, भाई महंगाई है। गैस के सिलेंडर पे आपने 50 रुपए बढ़ा दिए। लेकिन कह रहे हैं रोडें बन रही हैं, देश विकास कर रहा है, हाईवे बन रहे हैं और आपका रोडें बननी चाहिए, से बन रहे हैं, रोडें बननी चाहिए, रोडें बननी चाहिए। रोड की बजरी खा के पेट भरेगा क्या? रोड बन रही है, देश में डेवलपमेंट हो रहा कह रहे हैं, तो सड़कें बनने से डेवलपमेंट की परिभाषा हो जाती है। कह रहे हैं कि कई चीजों देश की गरीबी की पहले तो मैं तो पूछना चाहता हूँ वित्त मंत्री जी से और हमारे प्रधानमंत्री जी से कि लोकसभा के सदन में एक दिन स्पेशल सत्र बुलाकर ये बता दीजिए कि भारत के अंदर गरीबी की परिभाषा क्या है और गरीबी तय करने का पैमाना क्या है। ये भारत देश ऐसा है कि यहाँ पर जो हमें बोलना नहीं चाहिए कि जो हमारे भिखारी लोग हैं ना, वो दिन में अगर 100 रुपए कमा रहे हैं, मतलब 3000 रुपए महीना कमा रहे हैं, तो वो गरीबी की रेखा से बाहर आ जाते हैं। ये है स्टैंडर्ड पैमाना। कौन पढ़ के आए या बताए तो सही आके, यहाँ आंकड़े लेकर नहीं आते हैं। आंकड़े क्या दिखाएंगे? हमारी 22 राज्यों में सरकारें हैं, हमारा वहाँ पे मुख्यमंत्री है, हमारी यहाँ पे मुख्यमंत्री है, हमने ये विकास कर दिया। विकास के नाम पर आप योजनाएं तक नहीं गिना सकते हो। आप बताओ, आप तो देश के प्रधानमंत्री हो, एक ऐसी योजना बता दो कि जिस योजना को लागू करने से लोगों के जीवन में परिवर्तन आ गया हो। एक योजना का नाम बता दो जो तुम्हारी सबसे फेवरेट हो, जो सबसे ज्यादा हिट हो और जिसके अंदर भ्रष्टाचार ना हुआ हो। उस योजना का नाम प्रधानमंत्री पूछते हैं। बताइए, कोई योजना है मोदी जी की? मैं विधानसभा महामंत्री कौशिक जी विधानसभा महामंत्री। कौन से पार्टी से? आम आदमी पार्टी। हाँ, आम आदमी पार्टी तो यहाँ चली गई यार। चली गई तो हमारे सरदार जी हैं तो सही, प्रहलाद सिंह सानी, पुनर्दीप सानी जी एमएलए साहब आएंगे, यही आएंगे एमसी आएंगे केजरीवाल साहब। अच्छा, क्या लग रहा है कि अब कुछ बीजेपी यहाँ काम करवा रही नहीं करवा रही? कुछ नहीं हो रहा। लेडीजों का कह दिया बस के लिए 2-3 बच्चे होंगे तो बस में नहीं बैठने जाएगा लेडीजों को, और क्या उससे बढ़िया वो क्या? अच्छा बताइए, मारते हैं ये कोई बात है? डाउनलोड करना पड़ेगा। दिल्ली में कुछ काम हो रहा है? नहीं हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा अभी तो, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। 10 साल से तो आम आदमी पार्टी की सरकार योजना है महंगाई बढ़ाना। 10 साल से आपकी पार्टी की सरकार थी तो उसने क्या काम किया? चारों तरफ चले जाओ, देखो बस कूड़ा कबाड़ा भरा हुआ है। हाँ, और बीजेपी हाई लेवल पे काम कर रही है। सारे कितने बड़े बड़े नेशनल गुजरात से बन रहे हैं और मतलब हमारे हिसाब से तो बीजेपी बहुत अच्छी काम कर रही है। जैन बोल रहा तेरे से पूछ रहा है क्या कुछ? अच्छा चलो भाई, कोई